वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियोस में हमने प्योर सब्सटेंसेस के बारे में पढ़ा और प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स को हमने फर्दर क्लासिफाई किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, और हमने कंपाउंड्स को आगे फर्दर क्लासिफाई किया एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स में। अभी हम हमारी क्लासिफिकेशन का लास्ट टॉपिक कवर अप कर रहे हैं। हमारी क्लासिफिकेशन में एक तरफ थे प्योर सब्सटेंसेस, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, और दूसरी तरफ था इम्प्योर सब्सटेंसेस। इम्प्योर सब्सटेंसेस क्या बनेंगे? मिक्सचर्स बनेंगे। मिक्सचर्स फर्दर कैटेगराइज होंगे, या तो होमोजेनियस हो सकते हैं या हेटेरोजेनियस हो सकते हैं। अगर होमोजेनियस होंगे तो सॉल्यूशन होगा, अगर हेटेरोजेनियस होगा तो सस्पेंशन भी हो सकता है और कोलॉइड भी हो सकता है। तो इनको ब्रीफ में देखेंगे और देखेंगे कि मिक्सचर्स या इम्प्योर सब्सटेंसेस में हमारे पास क्या क्या आता है। तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इम्प्योर सब्सटेंसेस को देखते हैं। इम्प्योर सब्सटेंसेस, जैसे हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो एक केमिकल कॉम्बिनेशन है, इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है वो बनेंगे फिजिकल कॉम्बिनेशन से। फिजिकल कॉम्बिनेशन जिसमें किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं होगा। सो वी विल राइट नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। नो केमिकल रिएक्शन। अगर रिएक्शन ही नहीं है तो फिर बॉन्ड फॉर्मेशन भी नहीं है। So we will also write no bond formation. क्योंकि बॉन्ड हमेशा तभी बनेगा जब वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज। फिर यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमारे पास आती है, देखिए कंपाउंड्स जो है वो एक से ज्यादा एलिमेंट्स को मिलाकर हमने बनाए, पर जो कंपाउंड बनता है उसकी प्रॉपर्टी एंटायरली डिफरेंट होती है उसके कॉन्स्टिट्यूएंट से। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमें पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों ही एलिमेंट्स कंबशन को सपोर्ट करते हैं। ये पॉप साउंड के साथ बर्न होता है और ऑक्सीजन सपोर्ट करता है कंबशन को। पर जब मैं इन दोनों एलिमेंट्स को मिलकर एक कंपाउंड बनाता हूं वाटर, तो इसकी प्रॉपर्टीज इन दोनों से बिल्कुल अलग है। तो वाटर जो है वो क्या करता है? इट डज नॉट सपोर्ट कंबशन, डज नॉट सपोर्ट कंबशन। इसीलिए वो क्या करता है? फायर को एक्सटिंग्विश करने का भी काम करता है। तभी अगर कहीं पर आग लगी है, आप उसमें पानी डाल देंगे तो वो और ज्यादा तेजी से तो नहीं जलेगी, ना ही वो उसे सपोर्ट करेगी, इवन दो उसके अंदर वो दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो फायर को या कंबशन को सपोर्ट करते हैं। तो कंपाउंड्स के अंदर हमारे पास मेन बात क्या आती है कि प्योर सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स में जो एलिमेंट्स उसको मिलकर बना रहे हैं या जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, कंपाउंड की प्रॉपर्टीज उससे बिल्कुल अलग होती है। पर मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर में द प्रॉपर्टीज ऑफ द मिक्सचर आर likely to be of that of its constituents। यानी कि वो कहता है कि मिक्सचर की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बिल्कुल उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स के जैसी होंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सॉल्ट को वाटर में मिक्स किया तो मेरे पास जो सॉल्ट सॉल्यूशन आएगा, जब आप उसको टेस्ट करेंगे तो वो सॉल्टी होगा, बिकॉज उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या है? सॉल्ट। ऐसे ही जब आप शुगर सॉल्यूशन लेंगे, शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो वहां पर हमारे पास जो शुगर सॉल्यूशन बनेगा उसका जो टेस्ट होगा वो कैसा होगा? स्वीट होगा। तो ये जो स्वीटनेस है वो शुगर की वजह से है, उसका जो सॉल्टीनेस है वो किसकी वजह से है? सॉल्ट की वजह से। सो सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसकी प्रॉपर्टीज जो है वो सेम रहती है थ्रू आउट। अब होमोजेनियस में जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन ही डाल सकते हैं या फिर शुगर सॉल्यूशन डाल सकते हैं, राइट। इसमें एसिटिक एसिड को भी लिख सकते हैं, जिसका वाटर के साथ जब हम कंबाइन करेंगे तो वो हमें क्या बना के देगा? विनेगर बना के देगा। तो आप इसमें किसी भी पोर्शन से उसे टेस्ट करेंगे तो उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो थ्रू आउट क्या रहेंगी? सेम। सॉल्यूशन जब भी हमारे पास बनेगा तो उसमें हम सबसे पहले लिखेंगे पार्टिकल साइज।
यानी कि जिस चीज को हम डिसॉल्व कर रहे हैं वो उस पार्टिकल का साइज जो है वो कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा। यानी कि आप डिसॉल्व होने से पहले इसे देख सकते हैं, पर डिसॉल्व होने के बाद नेकेड आई से नहीं देख पाएंगे। फिर पार्टिकल साइज के बाद फिर हम देखते हैं नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन, नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। एक बार वो सॉल्यूशन बन गया तो आप उसको कोई अलग से कोई बाउंड्री नहीं होगी, किसी तरह का सेपरेशन नहीं हो सकता। बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन का मतलब जैसे इममिसिबल की अगर हम बात करें, ऑयल के अंदर अगर आपने वाटर डाल दिया तो आपको वाटर की लेयर अलग से दिखाई देगी, तो इट मींस वहां पर एक विजिबल बाउंड्री होगी, पर यहाँ पर कोई विजिबल बाउंड्री नहीं होती सेपरेशन की। फिर जब आप इसमें से लाइट पास करेंगे तो हम लिखेंगे नो स्कैटरिंग। लाइट जो है वो उसके टेस्ट ट्यूब में से जाकर ऐसे स्कैटर नहीं होगी या फैलेगी नहीं, और टिंडल इफेक्ट भी नहीं होगा। टिंडल इफेक्ट वो स्कैटरिंग जिसमें हमें उसका पाथ विजिबल हो जाए उसे हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर टिंडल इफेक्ट भी नहीं होता। फिर आपने देखा होगा मिक्सचर्स को सेपरेट करने के लिए हम फिल्ट्रेशन भी यूज करते हैं। कई सारे ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो फिल्ट्रेशन से अलग नहीं हो सकते, सो कांट be separated by filtration। शुगर सॉल्यूशन को ही ले लीजिए, अगर आपने एक बार शुगर अच्छे से डिसॉल्व कर दी और उसमें किसी तरह का कोई कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नीचे नहीं बचा जो अभी डिसॉल्व नहीं हुआ, जब आप उसे फिल्टर पेपर में से पास करेंगे तो वो पूरा सॉल्यूशन पास हो जाएगा, आप उसमें से शुगर को अलग नहीं कर सकते, तो कैन नॉट सेपरेट बाय फिल्ट्रेशन। और सॉल्यूशन में हमारे पास अगर हम देखें तो एक होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट वो क्वांटिटी होगा जिसे हम मिक्स करना चाह रहे हैं, तो सॉल्ट सॉल्यूशन में जो सॉल्ट है या शुगर सॉल्यूशन में जो शुगर है उसे हम बोलेंगे सॉल्यूट, जिसे हम मिक्स कर रहे हैं, और सॉल्वेंट जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं, जैसे वाटर, राइट। तो सॉल्यूट दैट इज टू बी मिक्स्ड, जिसका हम मिक्सचर प्रिपेयर कर रहे हैं, और किसमें मिक्स कर रहे हैं, इन विच solute is supposed to be mixed। तो जिसमें आप solute को डालेंगे उससे आप क्या बोलेंगे, solvent बोलेंगे। ये चीजें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसे हमने देखा कंपाउंड्स के अंदर तो रेशो जो है वो फिक्स रहती है, पर मिक्सचर्स के अंदर रेशो जो है वो कभी भी फिक्स नहीं होती। तो ratio can't be fixed as that in compounds। compounds में तो फिक्स रहेगी, यहाँ पर रेशो फिक्स नहीं हो सकती। वो सॉल्ट सॉल्यूशन आप 5% के साथ भी बना सकते हैं, 10% के साथ भी बना सकते हैं, 15% के साथ भी बना सकते हैं, 70% के साथ भी बना सकते हैं, जिस मर्जी परसेंट में आप इसे बना सकते हैं। सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। सॉल्यूशन को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो मास, वॉल्यूम और इन सारी चीजों में उसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एक बार उसको देखते हैं कि आप सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मास बाय मास, मास बाय मास मतलब मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। सो दैट इज अगेन वेट या फिर मास ऑफ द सॉल्यूट, तो फिर इसको मास ही लिख लेते हैं। सो मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इंटू 100, और फिर हमारे पास आएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, राइट। तो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स हैं, या तो हम उसे मास बाय मास में कर सकते हैं, या फिर हम उसे मास बाय वॉल्यूम में कर सकते हैं, या फिर हम उसे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में कर सकते हैं।
तो मास बाय मास में क्या होगा, मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मास ऑफ द सॉल्यूशन। तो अगर आपने 10 ग्राम लिया है सॉल्यूट, आप उसे 100 ग्राम के सॉल्यूशन में मिक्स कर रहे हैं, तो हम उसे बोलेंगे कि वो 10% सॉल्यूशन है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका मास बाय मास, क्योंकि दोनों चीजें जो है वो ग्राम्स में, मिलीग्राम्स में या फिर वेट की फॉर्म में होगी। मास बाय वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, ग्राम्स आप डिसॉल्व कर रहे हैं मिलीलीटर के अंदर, या मिलीग्राम्स मिलीलीटर में, ग्राम्स आप लीटर में। तो पीपीएम में भी हम इसी को शो करते हैं, दैट इज पार्ट्स पर मिलियन। तो मास बाय वॉल्यूम अगर आप करें कि अगर आपके पास 15 ग्राम है इन 100 ml, तो ये 15% सॉल्यूशन बन जाएगा। सो दिस इज अ 15% सॉल्यूशन, बट दिस इज मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने 20 ml लिया आपका सॉल्यूट और 100 ml आपका सॉल्यूशन है, सो दिस बिकम्स 20%। तो आप इसे अलग अलग रेशियोज में आप उसे बना सकते हैं, राइट। तो सॉल्यूशन सबसे पहले मिक्सचर्स जिसमें हमारे पास रेशियो कभी भी फिक्स नहीं होती, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होगा, फिजिकल कॉम्बिनेशन होगा, और जो मिक्सचर बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज एंटायरली डिफरेंट होगी हमारे जो चीजें होंगी उससे। तो फिर यहां से देखते हैं मिक्सचर्स में सेम रहेंगी, कंपाउंड्स में डिफरेंट होंगी। फिर होमोजेनियस में सॉल्यूशन में मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, या फिर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में हम उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस नाम से पता चल रहा है जो पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस कहते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी ऑपोजिट होंगी हमारे सॉल्यूशन से। तो हेट्रोजीनियस विच आर नॉट सेम थ्रू आउट, properties are not same throughout, right? तो they are known as heterogeneous। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले सस्पेंशन। सस्पेंशन एक ऐसा हेट्रोजेनियस मिक्सचर होगा जिसमें पार्टिकल का साइज लार्ज होगा। आप इसे फिल्टर कर पाएंगे, विजिबल बाउंड्रीज भी हो सकती हैं, विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन। इसमें स्कैटरिंग हो सकता है, टिंडल इफेक्ट डिपेंड करेगा, जरूरी नहीं कि होगा और ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होगा। सो इट विल ऑलवेज डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर सस्पेंशन। और सस्पेंशन में हम देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मडी वाटर, या फिर अगर आपने फाइनली ग्राउंड चॉक लिया, उसको आपने वाटर में डाल दिया, तो ये भी आपका एक सस्पेंशन बनेगा, राइट। तो फिर एक बार देखते हैं हेट्रोजीनियस जिसकी प्रॉपर्टीज सेम नहीं रहेंगी थ्रू आउट, उन्हें हम कहते हैं हेट्रोजीनियस। जिसे हमने बनाया सस्पेंशन, पार्टिकल का साइज लार्ज होगा, आप इसे फिल्ट्रेशन से सेपरेट कर पाएंगे, तो कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। विजिबल बाउंड्रीज रहेंगी सेपरेशन की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट पॉसिबल है। टिंडल इफेक्ट डिपेंड करेगा, हर सस्पेंशन में टिंडल इफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मडी वाटर या फाइनली चॉक को आपने वाटर के अंदर अगर पीस दिया तो वो भी हमारे पास एक सस्पेंशन की तरह होगा। तब देखें जब तक आपने वो चॉक को आपने वाटर के अंदर मिक्स कर दिया तो शुरू में तो आपको सारा वाटर जो है वो कैसा होगा, मिल्की लगेगा, बट धीरे धीरे आप देखेंगे अगर आप उसे ही ऐसे ही छोड़ दें अनअटेंडेड, तो जो चॉक के पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे सेटल डाउन होना शुरू होंगे। जब वो सेटल डाउन होना शुरू होंगे तो सारा जो फाइनली ग्राउंड चॉक है वो नीचे सेटल हो जाएगा और क्लियर लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए इन दोनों स्टेट के अंदर ट्रांजिशन में डिपेंड करता है कि टिंडल इफेक्ट शो होगा या फिर नहीं। इस केस में टिंडल इफेक्ट शो होगा, बट एक बार जब आपका सारा का सारा सस्पेंडेड पार्टिकल नीचे सेटल डाउन हो गया, ऊपर क्लियर लिक्विड है, तो यहां से आप टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर सकते। तो सस्पेंशन में ये सारी चीजें जो है वो डिपेंड करेंगी। कोलॉइड पार्टिकल का साइज इंटरमीडिएट होगा,
यानी कि सॉल्यूशन से थोड़ा सा बड़ा और सस्पेंशन से छोटा। इसे हम फिल्टर नहीं कर सकते, मतलब कुछ चीजों में हम फिल्ट्रेशन कर पाएंगे, सो इन सम केसेस कैन बी फिल्टर्ड आउट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यहाँ पर होगी, टिंडल इफेक्ट भी यहाँ पर शो होगा, और विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन जो है वो डिपेंड करेगी कि किस तरह का आपके पास कोलॉइड वो है। सो दीज आर द कोलॉइड्स। जैसे मैंने बताया कि कोलॉइड्स में भी हमारे पास सॉल्यूशन की तरह एक डिस्पर्स्ड फेज और एक डिस्पर्शन मीडियम होता है। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसमें आप डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्शन मीडियम, उसका नाम या टाइप ऑफ कोलॉइड और उसके एग्जांपल्स को याद कर सकते हैं। तो एक बार इसको देखते हैं। अगर आप सॉलिड में सॉलिड को देख रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सॉलिड सॉल्यूशन, जैसे कि जेमस्टोन्स एक दूसरे के अंदर डाले जाते हैं। सेकंड, अगर सॉलिड लिक्विड में प्रेजेंट है तो आप उसे बोलेंगे सॉल, जैसे कि पेंट। जब आप पेंट को देखते हैं वैसे वो लिक्विड लगता है, बट जब आप पेंट का एक स्टेन को देखेंगे तो वो आपको हल्का सा ग्रैनुलर लगेगा, तो जैसे कि उसमें सॉलिड मिक्स है, तो दैट इज सॉलिड इन लिक्विड। ऐसे ही सॉलिड इन गैस, जिसे हम क्या कहते हैं एरोसोल, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ स्मोक। तो आपके पास सॉलिड जो है वो सस्पेंडेड रहता है किसमें, गैस में। आप धूपबत्ती जगाएं, अगरबत्ती जगाएं, डीजल की गाड़ियों के पीछे देखें तो जो सॉलिड पार्टिकल है वो कहां पर रहता है, गैस में रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं एरोसोल कह सकते हैं। ऐसे ही लिक्विड अगर सॉलिड में है तो उसे हम क्या कहेंगे सॉलिड इमल्शन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ बटर और आइसक्रीम। तो ये प्रेफरेबली सॉलिडिफाइड ही होते हैं, रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो फिर लिक्विड बनना शुरू होगा, तो व्हिप्ड क्रीम और सो ऑन आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस। ऐसे ही लिक्विड इन लिक्विड में अगर हम देखेंगे उसे कहेंगे इमल्शन। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल इज मिल्क। तो मिल्क एक कोलॉइड है जिसे हम किस कैटेगरी में डालेंगे, इमल्शन, दैट इज लिक्विड इन लिक्विड। तभी उसके अंदर जितने भी चीजें हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, या फिर उसके अंदर जो फैट्स हैं, वो सभी लिक्विड फॉर्म में ही प्रेजेंट रहते हैं। आप उसे बॉईल करेंगे या फ्रीज करेंगे या चर्न करेंगे तभी वो सेपरेट होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। तो इट इज अ मिक्सचर। Then liquid in gas, that is also known as aerosol, तो fog and mist। तो अब देखें लिक्विड के वेपर्स जो हैं वो गैस में प्रेजेंट रहेंगे एज अ फॉर्म ऑफ फॉग, मिस्ट या फिर क्लाउड। गैस इन सॉलिड हमारे पास क्या बनेगा, सॉलिड फॉर्म, तो स्पंज। बिकॉज बहुत सारे सॉलिड्स हम कहते हैं कि सॉलिड हार्ड होता है, बट स्पंज हार्ड नहीं होता, बिकॉज उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर के छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पर एयर रहता है। ऐसे ही केक, तो केक को जब आप स्लाइस करते हैं अब देखते हो उसमें बहुत बड़े बड़े खड्डे हैं, वो क्या है, बेसिकली वो ऐसी जगह है जहां से CO2 एस्केप होकर निकली होगी, तो वहां पर वो एक बबल छोड़ जाती है। देन गैस इन लिक्विड, दिस इज नोन एज फोम और शेविंग फोम, राइट। सो ये टेबल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कोलॉइड। इसके बाद हम देखेंगे सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। सो आफ्टर कंप्लीटिंग द मिक्सचर्स, now we are discussing about separation of mixtures, that how these mixtures can be separated. So these all are the physical processes through which you can separate a mixture. So let's see them one by one. Boiling, you know, in this case you boil one particular thing, you put the solution into the pan and you heat it from the below, and then you can separate a mixture of salt and water. तो क्या होगा, बॉइलिंग में सॉल्ट एंड वाटर या मिक्सचर को कैसे सेपरेट करेंगे, जब उसे हीट करते हैं तो सॉल्ट जो है वो चार्ड फॉर्म में नीचे रह जाएगा, वाटर सारा इवेपोरेट हो जाएगा। तो आपने दोनों को अलग कर लिया इससे, बॉइलिंग से। नेक्स्ट इज डिस्टिलेशन, डिस्टिलिंग द सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। अभी हम देखते हैं जो सॉल्ट हम लोग यूज करते हैं, टाटा सॉल्ट है या और सॉल्ट्स हैं, तो वो सॉल्ट कहाँ से बनते हैं, वो डिस्टिलेशन से बनाए जाते हैं। तो पहले तो वो इवेपोरेट होगा, बट उसमें भी कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है। तो अगर मुझे सॉल्ट को सी वाटर में से अलग करना है तो, और ज्यादा उसे रिफाइनिंग, मुझे ज्यादा रिफाइनिंग ना करनी पड़े, तो इसलिए मैं उसे डायरेक्टली डिस्टिल भी कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या था, सी वाटर था, मैंने उसको हीट किया, सॉल्ट मैंने अलग जगह पर उसके वेपर्स इकट्ठे कर लिए और वाटर के वेपर्स अलग जगह पर इकट्ठे कर लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टिलेशन, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। या फिर यहाँ पर आप सिंपल वाटर को भी प्यूरिफाई कर सकते हैं डिस्टिलेशन से। इसी का ही एक और पार्ट है जिसे हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब होगा जब दो चीजों का बॉइलिंग पॉइंट के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 डिग्री सेल्सियस या 30 डिग्री के सेल्सियस के आसपास हो, या लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस हो। तो जैसे अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल और वाटर को आपने अलग करना है, तो अब 78 डिग्री बॉइलिंग पॉइंट है इथेनॉल का और वाटर का है 100, तो दोनों को आप सेपरेट कर सकते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में दो अलग अलग चैम्बर्स होंगे, एक चैम्बर आप हीट करेंगे तो एक तरफ आपको क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा, और दूसरी तरफ आपको क्या मिल जाएगा, वाटर मिल जाएगा। दोनों के वेपर्स अलग अलग जगह पर जाकर कंडेंस हो जाएंगे।
फिल्ट्रेशन, तो ये हमें पता है कि जो हमारे पास सॉलिड इमिसिबल है, जैसे सैंड वाटर में अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, तो आपने एक मिक्सचर बनाया सैंड और वाटर का, उसे आप फिल्टर पेपर में से जब पास करोगे तो सैंड जो है वो फिल्ट्रेट के थ्रू ऊपर रह जाएगा और वाटर उसमें से नीचे चला जाएगा। सूटेबल सॉल्वेंट, कई चीजों को हम एक पर्टिकुलर चीज में डिसॉल्व करने से भी अलग कर सकते हैं, जैसे सॉल्ट और सैंड। आपने एक जगह पर सॉल्ट और सैंड को मिक्स किया, तो जब आप उसमें वाटर डाल देंगे और उसे स्टर करेंगे तो क्या होगा, सॉल्ट क्योंकि मिसिबल है वाटर में तो सैंड से अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी जो मेन प्रायोरिटी है वो सैंड से सॉल्ट को अलग करना है। तो जब आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट ले लेंगे तो सॉल्ट उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और सैंड क्योंकि वाटर में डिसॉल्व नहीं होती तो सैंड और सॉल्ट का जो मिक्सचर है वो अलग हो गया। देन कम्स इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन और बॉइलिंग, इसे मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि इवेपोरेशन जो है वो अलग है बॉइलिंग से, क्योंकि बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होगा, जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, पर इवेपोरेशन आप उसके लोअर बॉइलिंग पॉइंट से भी करा सकते हो, 40 डिग्री 50 डिग्री के आसपास भी आप उसको वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इवेपोरेशन में कॉपर सल्फेट अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, तो जब मैं इसे धीरे धीरे इवेपोरेट करूंगा तो क्या होगा, कॉपर सल्फेट सॉलिडिफाई हो जाएगा और जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा, तो मेरे पास एक सॉलिडिफाइड कॉपर सल्फेट वहां पर बचेगा सॉल्यूशन में से। देन सब्लिमेशन, इसे भी हमने देखा कि सब्लिमेशन में चीजें जो है वो गैस से डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पर कैम्फर जो कि हमारे पास एक गैसेस फॉर्म में है, उसे मुझे सॉल्ट NaCl से अलग करना है, तो फिर मैं उसे धीरे से जब वो लिक्विफाई होने के मतलब बिना लिक्विफाई होकर डायरेक्टली सॉलिडिफाई होगा तो कैम्फर सॉलिड हो जाएगा, NaCl पहले से ही सॉलिड होगा या एक्वस फॉर्म में होगा, तो आप बड़ी इजीली कैम्फर के क्रिस्टल्स को वहां से अलग कर सकते हैं। देन क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ पर भी क्रिस्टल फॉर्म होगा एक तरीके से, तो पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को जब आपने उसको अलग करना है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, क्रिस्टलाइन कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन को हीट करेंगे, पर ऊपर जो बीकर है उसके ऊपर एक कॉटन प्लग लगा देंगे ताकि वेपर्स बाहर ना जाए, तो उसका आप देखेंगे कि जो बीकर का ऊपर वाला एरिया है, टॉप वाला एरिया है, तो ये अगर मेरे पास बीकर है ऐसे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास पोटेशियम नाइट्रेट उधर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वो सॉलिडिफाई होगा तो उसके क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे, वो क्रिस्टल्स को आप इजीली सेपरेट आउट कर सकते हैं। देन सेंट्रीफ्यूगेशन, वेरी कॉमन मेथड, अगर आपको बटर सेपरेट करना है क्रीम से तो आप उसे क्या कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से अलग कर सकते हैं। देन क्रोमेटोग्राफी, ये एक टेक्निक है जिसमें हम कलर्ड, जैसे मेरे पास एक ब्लैक इंक है तो मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर लिया, उसके अंदर मैंने एक क्रोमेटोग्राम डाला, फिर उसको मैंने इतना ही डिप करना है कि वो हल्का सा वाटर उसको सिर्फ टच करे, तो धीरे धीरे जैसे वाटर इस पेपर के थ्रू ऊपर जाएगा कैपिलैरिटी के थ्रू, तो जो मेरे पास एक ब्लैक स्पॉट बनाया मैंने इंक का, उस इंक के अंदर अलग अलग डाइज प्रेजेंट है, जैसे एक रेड डाई है, एक ग्रीन डाई है और एक ब्लू डाई है, तो जो जितना ज्यादा डिसॉल्व होगा वाटर में उतना ज्यादा दूर तक जाएगा। तो मैं ऐसे बना सकता हूँ कि ऊपर रेड स्पॉट है, फिर ग्रीन स्पॉट है और फिर ब्लू स्पॉट है, तो अलग अलग एरियाज पे जाकर वो सेपरेट हो जाएंगे। तो इंक में से अलग अलग डाइज को सेपरेट करना वो हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। देन सेपरेटिंग फनल, ये हमें इमिसिबल के लिए यूज करना है, जिसे मैंने पहले ही बताया, जब ऑयल और वाटर के बीच में एक लेयर ऑफ सेपरेशन रहेगी तो सेपरेटिंग फनल में आप उसे अलग कर सकते हैं। देन लास्ट कम्स मैग्नेटिक सेपरेशन, आयरन फिलिंग्स अगर सल्फर के साथ मिक्स कर दी गई हैं तो आप आयरन फिलिंग्स को मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं, क्योंकि आयरन फिलिंग्स मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हो जाएंगी, सल्फर जो है वो अट्रैक्ट नहीं होगा। तो इसी के साथ हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन खत्म किया। क्लासिफिकेशन में हमने देखा कि जो चीजें हैं वो या तो प्योर सब्सटेंसेस होंगी या इम्प्योर सब्सटेंसेस होंगी। प्योर सब्सटेंसेस फर्दर एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, एलिमेंट्स फर्दर as metals, non-metals, metalloids, compounds further as acids, bases and salts। फिर impure substances में mixtures, तो solution, फिर suspension और colloid, फिर दोनों के हमने टेबल्स देखे, उनकी प्रॉपर्टीज देखी, और उसके बाद हमने देखा कि हम सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यानी कि जो मिक्सचर्स हैं उन्हें इन 12 टेक्निक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स के साथ जो हमारा क्लासिफिकेशन है कि मैटर को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं वो हमारा खत्म होता है। आगे वाली वीडियोस में हम कुछ और केमिस्ट्री की बातें करेंगे, बट क्लासिफिकेशन में यहीं तक है। आई होप आपने जब वीडियोस को देखा होगा या उनसे पढ़ा होगा तो आपको समझ आया होगा। आगे भी आप उसे पढ़ते रहें, देखते रहें। थैंक यू सो मच।